नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। कोरोना से अब आप में डर खत्म हो गया होगा इसके प्रति, क्योंकि इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो 1% भी नहीं है, 0.something% है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वाइटल्स या कार्डिनल साइन या वाइटल साइन के नाम से हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जब हम लोग पीटीएम स्टूडेंट्स के रूप में होते हैं तब सबसे पहले हम लोग जाकर के वहाँ वाइटल्स ही चेक करते हैं। तो बेसिक ही आपको लोगों को पता है, लेकिन डिटेल्स में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनको कार्डिनल साइन क्यों बोला जाता है, ठीक है। और आगे इसमें 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइंस के रूप में 4 अभी तक आप लोगों को पता है। टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, ये अभी तक आप पढ़ते हैं। लेकिन रिसेंटली जो 2-3 साल में एग्जाम हुए हैं उनमें आपसे 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन के बारे में पूछा गया है। तो 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइंस या 5th वाइटल साइंस किस किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है वो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और रिसेंटली अभी जो 2020 में हुए हैं उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। और नेक्स्ट आने वाली जो एग्जाम्स हैं, एम्स दिल्ली है आपका, एम्स ऋषिकेश है, जिपमेर है, उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर के पूछने की पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकती है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाइटल साइंस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो आप लोग कि वाइटल साइंस या वाइटल्स या कार्डिनल साइन, तो इसको कार्डिनल साइन, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से उठेगा कि इसको कार्डिनल साइन क्यों बोलते हैं सर। आज तक तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि वाइटल साइन बोलते हैं या वाइटल्स बोलते हैं इनको, तो फिर इसको कार्डिनल साइन क्यों बोलते हैं। तो कार्डिनल साइन बोलने के पीछे इसका रीजन है कि अगर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स में आपके, ठीक है, हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, ठीक, रीनल सिस्टम हो गया, तो उनमें अगर कोई स्लाइटली चेंज होता है, स्लाइट अगर कोई भी उसमें चेंजेज होगा, उसमें स्लाइट अगर चेंजेज होता है, उसमें कोई भी चेंज होगा, उसको आप बोले हम लोग उसमें स्लाइट डेविएशन हो जाए, स्लाइट कोई भी चेंजेज हो गया, उसमें कोई भी डेविएशन होगा, उसको क्या किया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको भी ये लोग इनके द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इनको बोला जाता है कार्डिनल साइन बोला जाता है, राइट। तो ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाइटल ऑर्गन्स, कि वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड वो जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वाइटल साइंस बोला जाता है, वाइटल्स बोला जाता है। अब बात करूं मैं आपकी वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, जनरली हम 4 देखते हैं। आपका टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और बीपी हो गया। जनरली हम लोग वाइटल साइन में यही रिकॉर्ड करते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं तो। लेकिन 2016 में आपका एग्जाम हुआ था DGHS, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, जो एम्स ने कंडक्ट करवाया उसको, उसमें 4 हॉस्पिटल्स थे, इनका कंबाइंड एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 5th स्टैंडर्ड 5th वाइटल साइन, स्टैंडर्ड 5th वाइटल साइन, तो उस कंडीशन में उसके ये ऑप्शंस थे और इनमें से ये ऑप्शंस था। तो उसमें जिस कंडीशन में अगर आपका उस कंडीशन में स्टैंडर्ड की बात करता है, वो स्टैंडर्ड की बात करता है, तो उस कंडीशन में आपका पेन ऑप्शन जाएगा। अगर मैं ऑप्शन अगर बात करूं आपका, कि आप बात करें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आपके 5th वाइटल साइंस में आएगा। SpO2 की बात करूं मैं, सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री, इसकी ये भी 5th वाइटल साइन में आएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये भी कंडीशन बेस्ड आपका किसमें आएगा, वाइटल साइंस में आता है। लेकिन कब ये आपके 5th वाइटल साइंस के रूप में जाने जाएंगे, ये ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन उठा दिया और आपको ये ऑप्शन दे देता है पेन, तो स्टैंडर्ड 5th वाइटल साइन की अगर वो बात करता है तो उस कंडीशन में आपका पेन जाएगा, राइट। अगर वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर के क्वेश्चन को पूछता है, आपसे पूछता है कि किस कंडीशन में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 5th वाइटल साइंस होगा, तो अगर मैं बात करूं एडोलसेंस गर्ल्स के केस में वो बात करता है, ANC की अगर वो बात करता है, फीमेल के केस की अगर आपसे बात करता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपका प्रॉपरली नहीं होगा, रेगुलरली नहीं होगा, तो आपके वाइटल्स ऑर्गन, आपके जो वाइटल्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन आएगा, डेविएशन आएगा, चेंजेज आएगा। तो इसको भी उस कंडीशन में कि एडोलसेंस अगर कोई गर्ल्स की बात होती है, उस कंडीशन में ANC की बात होती है, तो आप क्या कहेंगे उस कंडीशन में
उस कंडीशन में आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को फिफ्थ वाइटल साइन मानेंगे। अब बात करते हैं हम लोग SpO2 की। आपका पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 आपको दे देंगे वो, या फिर आपसे वो बोल सकता है पल्स ऑक्सीमेट्री। तो ये किस कंडीशन में आपका फिफ्थ वाइटल साइंस होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल, इसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है आपका, मिनिमम स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम इसका 15 होता है। तो मिनिमम स्कोर्स में हम इसका EVM 3 चीज देखते हैं, ठीक है। 3 के आधार पर हम लोग उसको, इसका स्कोरिंग होता है आपका, उसके आधार पर अगर सबसे पुअर की कंडीशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पुअर जो स्कोर होगा वो आपका 3 का स्कोर होगा, और जो अगर मैक्सिमम का स्कोर होगा तो उस कंडीशन में वो आपका 15 का स्कोर होता है, ठीक है। तो अगर वो बात करता है कि एक पेशेंट है जिसकी उम्र है 42 ईयर्स है, क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछेगा, क्वेश्चन जब मैं आपसे यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक क्लाइंट जिसकी उम्र कितनी है 45 ईयर्स उसकी उम्र है, ठीक है। उसका ग्लासगो कोमा स्केल वो दे देगा, GCS स्केल उसका कितना है, GCS स्केल उसका 3 दे देगा, 4 दे देगा वो, ठीक है, जो कि पुअर है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल उसका 3 आ रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, नेचुरल सी बात है कि इस कंडीशन में अगर पेशेंट होगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, तो उसका GCS स्केल 3 आता है। तो इन दिस कंडीशंस आपका ये 4 ऑप्शन आपको देता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका पेन दे देगा, सेकंड ऑप्शन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल दे देगा, थर्ड ऑप्शन आपका SpO2 दे देगा, फोर्थ में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे देता है। ना वो आपको मेल देता है ना फीमेल देता है, सिर्फ इतना ही देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो आपका पेन आपका इतना कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ इस कंडीशन में आपका पेन इतना स्टैंडर्ड मायने नहीं रखता इस कंडीशन में। यहाँ ग्लासगो कोमा स्केल की बात है, पेशेंट के कॉन्शियसनेस की बात है। तो इस कंडीशन में आपसे अगर जहां GCS का जिक्र कर देता है वो, उस कंडीशन में आपका जो फिफ्थ वाइटल साइन जाएगा वो आपका जाएगा SpO2 या पल्स ऑक्सीमेट्री की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग अगला कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस कंडीशन में, इन विच सिचुएशन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज द फिफ्थ वाइटल साइंस। अगर मैं डायबिटीज से रिलेटेड किसी पेशेंट की बात करूं, अगर पेशेंट को स्ट्रेस की कंडीशन की बात करूं तो उस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा। अगर पेशेंट में डायबिटिक स्ट्रेस की बात करूं, पेशेंट में डायबिटीज की बात करूं, अगर वो बात करता है आपसे एग्जामिनर, उस कंडीशन में अगर वो आपसे फिफ्थ वाइटल साइन की बात करता है तो उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो फिफ्थ वाइटल साइन है उसमें 4 चीज आती है। आपका स्टैंडर्ड वाइटल साइंस की अगर बात करता है वो डायरेक्टली आपसे तो उस कंडीशन में आपका जाएगा फिफ्थ वाइटल साइंस। उससे भी आगे बढ़ते हुए एग्जामिनर आपको कोई कंडीशन बेस्ट देता है, कंडीशन बोलता है, GCS स्केल की अगर आपसे बात करता है वो, उस कंडीशन में आपसे कि उसका पुअर है, ज्यादा ही पुअर है, उस कंडीशन में बात करता है तो उस कंडीशन में आपका पल्स ऑक्सीमेट्री SpO2 जाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग उस कंडीशन में कि अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वो बात करता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कंडीशन में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कंडीशन में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये किस कंडीशन में आपका फिफ्थ वाइटल साइन जाएगा। फिफ्थ वाइटल साइन क्योंकि मैंने बात की एडोलसेंस गर्ल्स की बात करता है ये, तो उसका अगर प्रॉपरली नहीं है साइकिल, एनसी की बात करता है तो उस कंडीशन में आपका फिफ्थ वाइटल साइन जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैं सारी कंडीशंस आपको समझा चुका हूं, उम्मीद है सारी समझ में आ गई होगी आपके। तो ये कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन से है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है और ऑप्शन क्या दे रखा है उसके ऊपर जाएगा आपका, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि अगर लकी सिग्नल गायब हो गया यार, राइट आगे चलो, बीच में गायब हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग फिफ्थ वाइटल साइन हमारा हो गया। अब कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन नोन एज वाइटल साइन बिकॉज इफ देयर इज अ स्लाइट चेंजेस इन वाइटल ऑर्गन्स डिटेक्ट थ्रू द साइन, इस साइंस के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कि बॉडी टेम्परेचर क्या है। अगर सिंपली वे में आप लोगों से पूछूं मैं कि व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर क्या है कि वो टेम्परेचर जो हीट जनरेशन एंड हीट लॉस, थर्मोजेनेसिस
अगर मैं टर्म एग्जैक्ट टर्म की बात करूं आप लोगों से तो थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस की बात करते हैं हम लोग। थर्मोजेनेसिस या थर्मोलाइसिस की कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर की अगर आपसे बात करूं मैं, बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर, क्या होता है बॉडी टेम्परेचर? कि थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, हमारी बॉडी में जो हीट का प्रोडक्शन होता है और जो हीट का लॉस होता है उसके बीच का जो बैलेंस होता है, जो बैलेंस बचा करके रखती है हमारी बॉडी, वो आपका कहलाता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड में बात करूं, ये बेस्ट आ गई आपकी कि बैलेंस बिटवीन हीट लॉस या थर्मोलाइसिस की बात एंड हीट गेन थर्मोजेनेसिस, यानी हीट लॉस, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस के बीच का बैलेंस क्या कहलाता है? आपका टेम्परेचर कहलाता है। सेकंड में बात करूं कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, कि वो टेम्परेचर जो बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है वो कहलाता है आपका बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। तो नॉर्मल अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की आपसे बात करूं नॉर्मली तो वो होता है 98.6, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 होता है या डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट आपसे वो एग्जामिनर जो रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो वो एक कदम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे पूछता है, कोर बॉडी टेम्परेचर की बात करता है वो, कोर बॉडी टेम्परेचर। अब कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या आपका जो ब्लड है उसका जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है तो एनवायरनमेंट से उसका फ्लक्चुएशन नहीं होता है। बाहर अगर आप टेम्परेचर लेंगे, आप ठीक है ओरल टेम्परेचर लेंगे, पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर लेंगे, एक्सिलरी टेम्परेचर अगर लेते हैं या ग्रोइन से टेम्परेचर लेते हैं हम पीड्स में, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्टेड हो सकता है, उसकी गलत रीडिंग आ सकती है। बट जो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं आपके वो उसमें चेंज नहीं कर सकते। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसको बॉडी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग्स है, तो वो अपना ब्लड का जो टेम्परेचर होता है उसको हर कंडीशन, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बारिश हो, उसमें जो मेंटेन करके रखता है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर आपका क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है या ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो कहलाता है आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। राइट। नॉर्मल जो कोर बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं हम लोग उस कंडीशन में। ठीक है, तो कहां से असेस किया जाता है आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो कहां से असेस किया जाता है? तो उसको असेस किया जाता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टेम्पोरल मेथड्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या तो आपका टेम्पोरल मेथड से या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ईयर कैनाल है, इसके ईयर कैनाल में आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो हम लोगों ने ईयर इरिगेशन या ईयर इंस्टिलेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर का जो स्ट्रक्चर है हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सप्लाई जा रही है आपको, हाइपोथैलेमस को जो सप्लाई जा रही है वही सेम सप्लाई आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जा रही है, टेम्पोरल को जा रही है। तो आज आपको पता है अभी जो हमारे पास में जब से कोविड-19 आया है तो थर्मल स्कैन आ रहा है सभी जगह, थर्मल स्कैनिंग करते हैं हम पेशेंट की। ठीक है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे आपका स्क्रीनिंग वार्ड हो या कोरोना वार्ड हो, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से ही टेम्परेचर हो रहा है। तो ये थर्मल स्क्रीनिंग क्या करता है आपका, सीधा आपने ठीक है उसको पेशेंट को लगाया और विद इन सेकेंड्स वो आपको टेम्परेचर एग्जैक्ट बता देगा। ठीक है, तो इसके थर्मल स्कैनिंग से हम लोग उसका टेम्परेचर करते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लिया जाता है या फिर इसको टेम्पोरल मेथड बोला जाता है। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। ये नॉर्मली टेम्परेचर आपका एक गिलास का टेम्परेचर लेंगे नॉर्मल इतना आएगा। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर वो होता है वो आता है, तो आपका गिलरी लोगे उसमें +1 किया जाता है। रेक्टम से जो टेम्परेचर होता है वो आपका इतना होता है। टेम्पोरल मेथड से अगर हम लोग लेंगे टेम्परेचर तो आपका 99.8 आएगा, रेक्टम से अगर लेते हैं तो 99.6 आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें भी अब दो चीज होती है, एक होता है आपका इन्वेजिव मेथड और सेकंड होता है आपका नॉन इन्वेजिव मेथड्स। एक होता है आपका इन्वेजिव मेथड्स और सेकंड होता है आपका नॉन इन्वेजिव मेथड्स। तो इन्वेजिव मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर ब्लड की सप्लाई के थ्रू अगर आप उसका टेम्परेचर ले रहे हैं, उसका अगर आपके पास में लगा हुआ आपका मॉनिटर लगा हुआ है, अगर कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, कार्डियक मॉनिटर अगर लगा हुआ है तो कार्डियक मॉनिटर पे जो टेम्परेचर डिटेक्ट होता है या तो आप नेजल के थ्रू उसमें प्रोब लगा देते हैं हम लोग। जब भी अगर आपने आईसीयू में देखा होगा, चाहे सीटीबीएस आईसीयू देखा होगा
गैस्ट्रोसर्जरी आईसीयू देखा होगा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे पेशेंट ओटी से आता है आईसीयू में शिफ्ट होता है तो उसका टेम्परेचर हमें कार्डियक मॉनिटर पर दिखता रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 2% जाइलोकेल जेली लगा के नेजल के थ्रू एक पंप डाल देते हैं उसको, तो उससे से उसका पेशेंट का जो आपका कार्डियक मॉनिटर है उस मॉनिटर पर उसका टेम्परेचर आता रहता है। ठीक है, तो जो थ्रू बॉडी के अंदर अगर इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर बताएगा वो कहलाएगा आपका इन्वेजिव मेथड से। ठीक है, इन्वेजिव मेथड कहलाएगा। और नॉन इन्वेजिव मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड्स में आपके कौन से आएगा, नॉन इन्वेजिव मेथड्स में आपका थ्रू हम लोग जैसे इसोफेगस का टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका, अगर आपका इसोफेजियल अगर टेम्परेचर आप ले रहे हो तो वो किस में आएगा, आपका इन्वेजिव टेम्परेचर में आ रहा है। ठीक है, इसके द्वारा लिया जा सकता है आपका। ठीक है, यूरिथ्रा से, थ्रू यूरिथ्रा से अगर टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है, यूरिथ्रा से अगर टेम्परेचर वहां पर ट्यूब इंसर्ट करके अगर लिया जाए तो वो कहलाएगा आपका इन्वेजिव टेम्परेचर कहलाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ तक स्थिति क्लियर होगी। तो टेम्पोरल मेथड से आप टेम्परेचर ले सकते हैं उसको। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जो सप्लाई आ रही है सेम होगी, वही सप्लाई वहां पर आपकी सप्लाई होगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर कहां पर होता है, जनरली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है क्वेश्चन, तो वो आपका, आपने देखा होगा कि आपका हाइपोथैलेमस, अगर पहला ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस दिया रखा है या सेकंड ऑप्शन इसी के साथ में अगर आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर दे रखा है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, अगर ये दोनों ऑप्शंस आपका दे रखा है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हाइपोथैलेमस में ही सिचुएटेड होता है आपके। बट अगर दोनों में, तो ये रटने की चीज नहीं है कि आप अगर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपसे वो आंसर देंगे हाइपोथैलेमस से ही होता है, सर यही पढ़ते आए हम लोग हाइपोथैलेमस। अगर आपका ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर नहीं दिया है ऑप्शन में तब उस कंडीशन में आपका हाइपोथैलेमस आंसर हो जाएगा। बट अगर आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर अगर उसमें ऑप्शन में दे रखा है तो फिर आपका आंसर जाएगा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑप्शन जाएगा उस कंडीशन, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। Heat temporal methods, heat loss and heat production of the regulation of body temperature is regulated by thermoregulatory center। किसके द्वारा किया जाता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के द्वारा किया जाता है, नहीं कि हाइपोथैलेमस, क्योंकि थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो मेथड्स ऑफ हीट लॉस, दो चीजें हम लोगों ने बात की, एक हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन। तो हीट लॉस कहाँ से हो सकता है कि मेथड्स ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, हीट का लॉस कहाँ से हो रहा है बॉडी से, तो हमको पता है मोस्ट ऑफ द बॉडी हीट लॉस। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा पहला कि मोस्ट ऑफ द बॉडी हीट लॉस बाय विच ऑर्गन, तो उस कंडीशन में आपका आंसर स्किन जाएगा। इससे ज्यादा होता है फिर लंग्स के द्वारा, लंग्स से जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं, तो जैसे एक्सपिरेशन करते हैं तो बॉडी से बाहर से हीट बाहर निकलती है, तो उसका हीट का लॉस होता है आपका। सर्दियों में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सर्दी होती है तो भाप निकलती रहती है, तो वो हीट का लॉस हो रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, तो लंग से आप जब भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो उससे हीट का लॉस होता है। जीआईटी सिस्टम से आप डेफिकेशन करते हैं या गैस पास होती है, उस कंडीशन में आपका हीट का लॉस होता है। किडनी से आपका कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो गर्म होता है, तो उससे हीट का लॉस होता है। तो इन सब से आपका हीट का लॉस होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द बॉडी हीट लॉस बाय, मोस्ट ऑफ द, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द बॉडी हीट लॉस बाय, तो उस कंडीशन में आंसर जाएगा आपका स्किन के द्वारा जाते हैं, सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, सेकंड आपसे क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि बॉडी हीट लॉस, बॉडी हीट लॉस, अब यहां आगे वो क्वेश्चन बढ़ा था आपको एक्सेप्ट दे देगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में सारे ऑप्शन आपको दे देगा और एक ऑप्शन और दे देगा आपको, यहाँ पर बोन्स दे देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सेप्ट, जहां भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, यहाँ जल्दी गलती करते हो आप लोग, जहां भी एक्सेप्ट देखा होता है वहां पर गलती आप जरूर करते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़े, जल्दबाजी नहीं करें। अगर यहाँ एक्सेप्ट दे रखा तो उस कंडीशन में आंसर आपका जाएगा बोन्स, क्योंकि बोन्स से हीट का लॉस नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे हीट लॉस हो गया।
हमेशा आपने एक हीट लॉस का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें गति का सिद्धांत पढ़ा होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हीट हमेशा जो है वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कहाँ ट्रांसफर होती है कि हॉट से कूल की ओर ट्रांसफर होती है। गर्म जो आपका हीट है वो हमेशा, जो टेम्परेचर है वो हमेशा हॉट से कूल की तरफ, कूल ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो अब किस किस मेथड से बॉडी में हीट का लॉस होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि हीट लॉस मेथड्स, कौन कौन से हीट लॉस के मेथड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की हीट का लॉस होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहला इसमें जो होता है वो होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन डायरेक्टली टच के द्वारा, डायरेक्ट कूल ऑब्जेक्ट के हमारी बॉडी के टच में आने के कारण जो हीट का लॉस हो रहा है वो कहलाएगा आपका कंडक्शन। कितने परसेंट बॉडी हीट का लॉस कंडक्शन के द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। पहली चीज तो कंडक्शन क्या होती है कि अगर हमारी बॉडी के टच में कोई भी कूल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच में है, उसकी वजह से जो हीट का लॉस हो रहा है वो कहलाएगा आपका कंडक्शन। कंडक्शन से कितने परसेंट बॉडी में हीट का लॉस होता है, 3%। जो टोटल बॉडी का लॉस होता है हीट का, उसमें से 3% बॉडी स्किन हीट लॉस बाय कंडक्शन के द्वारा होते हैं। अब आपसे एग्जांपल पूछ लेगा वो उस कंडीशन में कि कौन सा एग्जांपल है जिसके द्वारा इसमें कंडक्शन के द्वारा, जनरली तो आपसे आगे एडवांस चलता है ना, तो उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि कोल्ड वाटर एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं ना, जब पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाइपरपाइरेक्सिया की कंडीशन में होता है आपका पेशेंट, या पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट की कोल्ड स्पंजिंग करते हैं हम लोग, आइस एप्लीकेशन, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं या तो पेशेंट की, या आइस एप्लीकेशन करते हैं पेशेंट का, आइस एप्लीकेशन करते हैं हम या पेशेंट का। तो कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा, आइस एप्लीकेशन के द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा है वो कौन सा मेथड है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कंडक्शन, सेकंड आपके होगा कन्वेक्शन, थर्ड आपके पास में ऑप्शन है रेडिएशन, फोर्थ ऑप्शन होगा आपके पास इवेपोरेशन। आंसर करिए इसमें कि आपका कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा या आइस एप्लीकेशन के द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा है वो कौन सा है, इसमें किसका अंतर्गत जाएगा। वो आंसर जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी के हीट में आप एक्जिला में ठीक है उसके या डोइन वाले पार्ट्स में क्या आइस एप्लीकेशन कर देते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन पूरी बॉडी का एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके द्वारा डायरेक्ट टच से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और जो आप आइस यूज कर रहे हैं या कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी की हीट का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा कंडक्शन कहलाएगा। 3% जो बॉडी में हीट का लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। तो एग्जांपल अगर आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा। सेकंड, अगर मैं आपसे गायनिक के केस की बात करूं तो गायनिक में अगर लेबर रूम में आप लोगों ने ड्यूटी के लिए होगी, थर्ड ईयर में जरूर ड्यूटी की होगी आप लोगों ने, तो थर्ड ईयर में जब आप ड्यूटी करते हैं तो जब भी बेबी डिलीवर्ड होता है तो माँ की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो अगर आपने उसको, हम किस में कैरी करते हैं बेबी को, जनरली आप लोगों ने देखा होगा सिजेरियन होगा या डायरेक्टली होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस केस में डायरेक्टली हम ट्रे में उसको बच्चे को रिसीव करते हैं। तो अगर सर्दी का मौसम है, मान लीजिए नवंबर का दिसंबर का महीना, दिसंबर या जनवरी का महीना है जहाँ दिल्ली में बहुत अच्छी ठंड पड़ती है, तो उस कंडीशन में अगर आपने बेबी को डायरेक्टली ट्रे में रिसीव कर लिया, वहां पर आपने कोई ब्लैंकेट नहीं लगा रखा है, बोझ नहीं लगा रखा है, डायरेक्टली बेबी को अगर आपने रिसीव कर लिया ट्रे में, तो ट्रे क्या है, एक कूल ऑब्जेक्ट है और बेबी जो अभी अभी मदर के पेट से आया उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, उधर आपकी जो भी आपने ट्रे कैरी करी है उसका टेम्परेचर कम है तो वहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो बेबी की बॉडी से जो हीट का ट्रांसफर किधर होगा, उधर ट्रे में होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, किसके द्वारा, कौन सा है इनमें से, तो ये जाएगा आपका कंडक्शन, क्योंकि बॉडी हॉट से कूल ऑब्जेक्ट की टच में हुई है और वहां से हीट का ट्रांसफर हुआ है, तो वो डायरेक्ट टच से हुआ है पेशेंट का, तो वो कंडक्शन का आंसर जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन की, कि कन्वेक्शन के द्वारा कितने परसेंट बॉडी का हीट का लॉस होता है। तो कन्वेक्शन के द्वारा 15%। सबसे पहले तो होता है कन्वेक्शन, की कन्वेक्शन क्या होता है, सेकंड नंबर बात करें, ये तो हमने कंडक्शन की बात करी, अब कन्वेक्शन की बात करते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। कि कन्वेक्शन एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी, या बात करें हम लोग एयर मूवमेंट, एयर में मूवमेंट की वजह से अगर हीट का लॉस हो रहा है तो वो कहलाता है आपका
कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। तो एयर में अगर उसकी वेलोसिटी वेग की वजह से ऐसा हो रहा है या एयर में मूवमेंट की वजह से अगर हो रहा है तो उसकी वजह से जो हीट का लॉस हो रहा है वो कहलाएगा आपका कन्वेक्शन। फॉर एग्जांपल आपसे कोई रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑसिलेटिंग फैन के क्वेश्चन रेटिंग, ऑसिलेटिंग फैन, ऑसिलेटिंग फैन कौन सा, कोई फैन नहीं होता, सिंपल जो फैन होता है साइड में लगा रहता है, वही फैन आपका ऑसिलेटिंग फैन की बात करता है। अगर वो आपका बात करता है कूलर की बात करता है या आपसे बात करता है वो एसी की बात करता है, इनमें से कोई सा भी एग्जांपल आपसे दे दे, ऑसिलेटिंग फैन की बात करें, वो कूलर की बात करें, आपसे एसी की बात करें, एयर कंडीशन की बात करें, इससे जो आपका बॉडी से टेम्परेचर का लॉस हो रहा है वो निम्न में से किस मेथड से हो रहा है, तो उस कंडीशन में एयर का मूवमेंट हो रहा है। अगर आपका फैन रोटेट कर रहा है तो एयर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। एयर आपकी मूवमेंट कर रही है तो एयर में मूवमेंट की वजह से जो हीट का लॉस हो रहा है वो कहलाता है आपका कन्वेक्शन, राइट। कि एयर में मूवमेंट की वजह से, चाहे वो ऑसिलेटिंग फैन हो, चाहे वो आपका कूलर हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, तो एयर में मूवमेंट की वजह से जो आपकी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है वो कहलाएगा आपका कन्वेक्शन, राइट। तो ये इससे हीट का, आप कन्वेक्शन से कितने परसेंट बॉडी के हीट का लॉस होता है, तो 15% जो बॉडी में हीट का लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेडिएशन की, कि रेडिएशन के द्वारा कितनी परसेंट हीट का लॉस होता है। कंडक्शन पढ़ा कि डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड सरफेस, डायरेक्टली जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन कहलाएगा। एयर में मूवमेंट की वजह से हो रहा है, अगर एयर में मूवमेंट की वजह से हो रहा है, अगर सर्कुलेटिंग एयर, ये आपका इसका एग्जांपल चल रहा है, ये कन्वेक्शन चल रहा है, ये आपका कंडक्शन चल रहा है। वही चीजों मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की कि डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द हॉट सरफेस एंड कोल्ड सरफेस, हॉट सरफेस और कोल्ड सरफेस के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट होता है तो वो कहलाता है आपका कंडक्शन। एग्जांपल आइस पैक एप्लीकेशन आप करते हैं तो वो आप सेकंड बात करें कन्वेक्शन की, हीट लॉस बाय सर्कुलेटरी एयर, एयर में मूवमेंट की वजह से हो रहा है, हीट लॉस बाय रनिंग फैन या ऑसिलेटिंग फैन, एसी कूलर की कंडीशन में, तो ये कहलाएगा आपका कन्वेक्शन। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेडिएशन की, रेडिएशन के द्वारा तो मैक्सिमम जो बॉडी में हीट का लॉस होता है वो होता है आपका रेडिएशन के द्वारा। कितने परसेंट, 60% जो हीट लॉस होती है वो होती है आपकी रेडिएशन के द्वारा। अब रेडिएशन होती क्या है कि रेडिएशन आपकी जो अनकवर्ड सरफेस है, अनकवर्ड जो बॉडी सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने EMV, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती है, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हीट का क्या करती है, कंडक्शन करवाती है, तो उनसे जो हीट का लॉस हो रहा है हमारी बॉडी का वो कहलाता है आपका रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जो अनसरफेस बॉडी, अनकवर्ड बॉडी सरफेस है, वो अनकवर्ड बॉडी सरफेस से जो हीट का लॉस हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। तो 60% टोटल स्किन हीट लॉस बाय रेडिएशन किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है, राइट। तो एग्जांपल की बात करें कि हीट लॉस फ्रॉम अनकवर्ड बॉडी सरफेस, वो किस में आएगा, रेडिएशन में जाएगा। सरफेस टू कूल सरफेस, अनकवर्ड सरफेस टू कूल सरफेस विद कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इसमें दोनों चीज काम करती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों इसमें रेडिएशन के अंतर्गत दोनों चीज आ जाती है। तो उसमें किसके द्वारा होता है, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको हीट का लॉस करवाती है। तो सबसे ज्यादा जो हीट का लॉस होगा वो होगा आपका रेडिएशन के द्वारा। अगर आप ठीक है सर्दी के मौसम में जनरली ठीक है आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं या दिल्ली की सर्दी आप लोगों ने देखी है कि उस कंडीशन में आप रात को सो रहे हैं, अचानक आपकी रजाई नीचे गिर जाती है, आपको ठंड लगने लगती है, क्योंकि आपके जो दीवार है वो दीवार ठंडी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो आपसे बात पूछता है कि अनकवर्ड बॉडी सरफेस से हीट का लॉस होगा, वो किस में जाएगा, रेडिएशन के द्वारा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं आप लोगों से इसकी, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, आपका रेडिएशन हो गया। नेक्स्ट बचता है आपका इवेपोरेशन, नेक्स्ट बचता है आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के द्वारा कितनी परसेंट हीट का लॉस होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। इवेपोरेशन की बात करते हैं हम लोग। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन से कितना परसेंट, पहली चीज तो इवेपोरेशन होता क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन, कि वेपर के द्वारा जो
आपकी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है वो कंडीशन कहलाती है इवेपोरेशन। कि आपका किसी लिक्विड का स्टीम में चेंज हो जाना, भाप में चेंज हो जाना, वो कंडीशन कहलाती है आपकी वेपोरेशन। वेपोरेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में प्रैक्टिकल किया होगा, 10th में 9th में, तो वेपोरेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि तालाब का जो पानी होता है वो इवेपोरेशन के द्वारा उड़ जाता है और वहीं से मतलब बनकर वापस से बारिश के रूप में वापस आता है। ठीक है, तो ये वेपोरेशन। तो आप ठीक है बाहर खेल करके आए हैं, बाहर धूप से गर्मी में आए हैं और आपको पसीना आ गया है, आपने फैन ऑन किया तो फैन से आपकी बॉडी का क्या हुआ, जो पसीना था वो सूख गया। तो उसका वो कंडीशन, अगर आपका लिक्विड अगर स्टीम में चेंज हो रहा है और उससे जो हीट का लॉस हो रहा है वो कंडीशन कहलाएगी आपकी इवेपोरेशन की कंडीशन। इससे कितने परसेंट हीट का लॉस होता है, 22% हीट का लॉस होता है। हमारी टोटल बॉडी में हीट का लॉस हो उसका 22% इसके द्वारा होता है, इवेपोरेशन के द्वारा होता है। वाया इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वी चेंज इनटू वेपर। किसमें चेंज हो जाता है, ये वेपर में चेंज हो जाता है। आपका किसमें चेंज हो जाता है, ये हीट लॉस बाय इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड आफ्टर वेपर में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, लिक्विड आपका वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे कि हीट लॉस बाय इवेपोरेशन। ठीक है, फ्लूइड आफ्टर, जैसे कि अगर आप मैं बात करूं, अभी जस्ट हम लोग गायनी के केस में बात करी थी कि लेबर रूम में अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आपने जो अभी अभी बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसको ट्रे में कैरी करने से पहले, ब्लैंकेट में कवर करने से पहले, अगर आप वो एमनियोटिक फ्लूइड में लिपटा हुआ होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड को अच्छी तरह आप लोगों ने उसको क्लीन नहीं किया, बेबी को ड्राई नहीं किया उसको अच्छे से, तो इसका क्या होगा, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, वेपर हो जाएगा। वेपोरेशन होकर के वो उड़ना स्टार्ट होगा। तो बेबी के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होता जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी रिसेंटली एक मदर की उम्र इतनी है, डिलीवर्ड हुई है, उसके बाद में जो बेबी है उसको डायरेक्टली उन लोगों ने ट्रे में कैरी कर लिया है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड उन्होंने ड्राई नहीं किया, अच्छे से क्लीन नहीं किया बेबी को, तो उससे जो हीट का लॉस हो रहा है वो हीट का लॉस क्या कहलाएगा आपका, इवेपोरेशन के द्वारा। कौन से मेथड से हो रहा है, इवेपोरेशन के द्वारा होता है। इसलिए बेबी को अच्छी तरह ड्राई किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद में ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है, कि उससे हीट का लॉस नहीं हो, बेबी किसमें नहीं चला जाए, हाइपोथर्मिया में नहीं चला जाए, इसलिए उसको कवर किया जाता है। तो इससे 22%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो 4 मेथड मैंने आप लोगों को बताए, कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन, इनमें से मैक्सिमम बॉडी हीट लॉस कौन से मीडियम के द्वारा होता है, तो रेडिएशन के द्वारा 60% है आपका, और आपका वेपोरेशन इवेपोरेशन से 22% है। फर्स्ट आपका कंडक्शन की बात करें, इससे 3% होता है। कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूं, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन से कितने परसेंट हो रहा था, 15% हो रहा था। ठीक है, मैक्सिमम बॉडी हीट लॉस बाय रेडिएशन, मिनिमम लॉस बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को आप नाम रखना चाहें तो डी से मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा, और वेक्शन का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने पढ़ा है 11th में और 12th में। तो वेलोसिटी का मतलब वेग से, हवा के वेग से जो आपका बॉडी का लॉस हो रहा है हीट का, वो कहलाएगा आपका कन्वेक्शन। तो यहां तक आपका क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट है, अब हीट, ये तो लॉस की बात हो गई कि हीट में लॉस कहां से होता है, हमारी बॉडी में हीट का लॉस कहां से होता है और किस मेथड्स, जो चारों मेथड है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हीट प्रोडक्शन, कि हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कहां से होता है। लॉस तो हो गया लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन तो होता होगा, एटलीस्ट उन दोनों का बैलेंस ही तो है। ये तो थर्मोलाइसिस की हम लोगों ने बात करी कि हीट का लॉस हो गया, अब थर्मोजेनेसिस, प्रोडक्शन कहां से होता है हमारी बॉडी में हीट का। तो मैं बात करूं, फर्स्ट आपसे बात करूं कि मेथड्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कहां से आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला आपका होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि फूड के ऑक्सीडेशन से भी हम, ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हीट आती है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने 4 किलो कैलोरी हम लोगों को एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम अगर फैट की बात, सबसे ज्यादा जो आपसे एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलती है, फैट से मिलती है। 1 ग्राम फैट से कितनी 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन की अगर आपसे बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी 4 किलो कैलोरी। इजी याद करने का तरीका है कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, दोनों से आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, और आपकी सबसे ज्यादा जो मिलती है वो किससे मिलती है, आपको फैट से मिलेगी, आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है फैट से।
ठीक है। तो पहली चीज होगी कि जो आपका जो भी आपने मील लिया है उस मील का जो ऑक्सीडेशन होगा उस ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलती है। सेकेंड अगर आपसे बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड, व्हाट इज एसडीए, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आपका एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। क्या होता है एसडीए? एनीवन बताएगा कोई? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एसडीए कि ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो आपके कॉम्प्लेक्स यूनिट को सिंपल यूनिट में, न्यूट्रिशन की सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कॉम्प्लेक्स यूनिट को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, आपकी कंजप्शन हो रही है, वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड, एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स यूनिट इनटू सिंपल यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, ताकि इजीली उसका एब्जॉर्प्शन हो, वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। आप कहेंगे सर यहाँ तो एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है, ये तो ब्रेक डाउन करने में तो एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंजप्शन तो हो रहा है, तो सारे का कंजप्शन थोड़े ना हो रहा है। जो हमें 100 मिल रहा है तो 100 में से 2% या 3% लग रहा है, 97% तो रिमेनिंग रह रहा है आपका। तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन से भी आपको क्या होता है, एनर्जी का मिलती है, प्रोडक्शन होता है। ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है, डाइटरी इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। या तो आपको स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के नाम से देगा या डाइटरी इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तीन नाम इसके हो सकते हैं आपसे कि निम्न में से किस मेथड से आपको हीट का प्रोडक्शन होता है। पहला आपका ऑप्शन इसमें दे देगा वो एसडीए, सेकंड आपसे ऑप्शन दे देगा डाइटरी इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड, फोर्थ दे देगा आपको ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तीनों नाम एक ही चीज है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए कि मिल्क आपका और साथ में लैक्टोज, मिल्क और लैक्टोज किसकी प्रेजेंस में, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में। मिल्क आपका और लैक्टोज लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन होता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है आपका, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज। ये इजी सबसे सिंपलेस्ट है, इसका इजीली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मिल्क और लैक्टोज किसकी प्रेजेंस में, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, एसडीए सबका अलग अलग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एसडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो कितना होता है, 5% होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है एसडीए ऑफ फैट कितना होता है, 4% होता है। एसडीए ऑफ प्रोटीन की बात करें हम लोग आपसे तो वो 30% होता है। तो ये तीनों तो आपको याद रखना होगा। सबसे कम किसका हो रहा है, एसडीए फैट का कितना, 4% है आपका, 5% किसका कार्बोहाइड्रेट से है, प्रोटीन का कितना 30%। अब आपसे क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मिक्स्ड डाइट का एसडीए कितना होगा। आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है जी, 35 49 35 39 ये हो जाएगा जी इसका 39, जबकि ये नहीं होगा, ये गलत है आप इस कंडीशन में। इसका जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ मिक्स्ड वेज की बात करें, वो मिक्स डाइट की बात करें, मिक्स वेज की बात कर दें आपसे, मिक्स डाइट की बात कर दें तो वो होता है आपका 12%। ये आपको ध्यान रखना होगा। और हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है और कहाँ से मिलता है, एक्सरसाइज हम लोग जब करते हैं, जब भी आप रनिंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर आप वेट लिफ्टिंग का करते हैं, हम्बलिंग करते हैं, तो क्या होता है, पसीना आने लगता है, आपको स्वेटिंग होने लगती है। तो वो स्वेटिंग क्या है, आपका बॉडी में हीट का प्रोडक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में। तो वो एक्सरसाइज के साथ उसमें तो तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, हीट का लॉस भी होता है, नो डाउट हीट का लॉस भी होता है, बाकी प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में होता है, लॉस कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा या मूवमेंट होगा किसका, इसके अंदर जो मसल्स है हमारी उसका मूवमेंट्स होता है, उससे हीट का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड अगर मैं आगे बढ़े हम बात करें तो हार्मोनल इफेक्ट की बात करते हैं, हार्मोन सेल चेंजेस की वजह से। जैसे कि एक ओवुलेशन की कंडीशन में आपका 0.5 टेम्परेचर
डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है उस कंडीशन में। ओवुलेशन की कंडीशन में क्या होता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। हार्मोनल इफेक्ट में बात करूं आपको, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है आप किसी पेशेंट में, तो उसमें क्या होगा, आपको थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म रेट उसका क्या होगा, उसका मेटाबॉलिक ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक अगर आपका ऑर्डर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या देखने का आपका मिलेगा, उस कंडीशन में हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका। तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट है उनमें देखने को मिलेगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इंक्रीज होता है। इनमें पेशेंट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, पेशेंट का इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हार्मोनल इफेक्ट हो गया आपका। इसके अलावा अगर आगे देखते हैं हम लोग कि उस कंडीशन में अगर देखो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है आपका, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगा, रीनल एक्टिविटी क्या होगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करवाते हैं, रीनल एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेचुरल सी बात है। अगर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में अगर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उस कंडीशन में हीट का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओवुलेशन की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि बॉडी टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है आपका, 0.5 से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करें हम लोग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का कंडीशन एग्रेशन हो, जब भी हमें गुस्सा आता है, कभी किसी से लड़ाई करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में आपको स्वेटिंग होने लगती है, बॉडी से हीट का प्रोडक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करें, इमोशंस में आपको एग्रेशन की बात करें या फीवर की बात करें, तो उस कंडीशन में भी बॉडी से हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शन की कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, किस बॉडी के किसी भी पार्ट का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से, तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होकर के जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया है उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, ताकि जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया है उसको नष्ट किया जा सके। तो कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिलाई, इरेक्टर पिलाई मसल्स की बात करते हैं हम लोग, जो हमारी स्किन की लेयर्स है उसमें आपकी जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई जो मसल्स है आपकी, उन इरेक्टर पिलाई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हमारी रूट्स हैं, हेयर की जो रूट्स है वहां पर जो प्रेजेंट होती है, आपकी कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है। अब इरेक्टर पिलाई मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट को क्या नाम से जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल्स इज नोन एज गूज़बम्प इफेक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होगा आपका। तो इरेक्टर पिलाई मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, गूज़बम्प इफेक्ट के द्वारा हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आए होंगे, कौन कौन से हमने अभी सारी चीजें देखी। ऑक्सीडेशन के लिए देखा हम लोगों ने, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड देखा हम लोगों ने, ठीक है। एक्सरसाइज के द्वारा हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कंडीशन में आपका हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से आपका हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पिलाई मसल्स, कौन सी पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स की में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, गूज़बम्प इफेक्ट के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट में बात करूं आप लोगों से, फीवर की बात करेंगे। इसमें जो पहला हमारा वाइटल साइंस है उसकी बात करेंगे हम लोग, फीवर की बात करते हैं। तो फीवर है क्या चीज, फीवर एक प्रोटेक्टिव साइन है। फीवर क्या है, एक प्रोटेक्टिव साइन है, ठीक है, कोई डिजीज नहीं है। फीवर हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी का एक प्रोटेक्टिव साइन है। कि फीवर किसको बोलेंगे हम लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फीवर, किसको बोलेंगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की, अगर बॉडी का टेम्परेचर, फीवर से हम बात कर रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज हो जाता है, या मैं बात करूं 37.2 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, इससे इंक्रीज हो जाएगा तो वो कंडीशन आपकी कहलाएगी फीवर, राइट। अब कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपको फीवर होगा। किस किस कारण से आपको फीवर हो सकता है, तो अब मैं बात करूं, आपने कोई भी इन्फेक्शन अगर आपका हुआ है उसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है। अभी जैसे मैंने बात करी कि बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है ताकि कोई भी पैथोजन जो बॉडी में एंटर किया है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई भी ड्रग का अगर रिएक्शन हुआ है, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है।
नॉर्मल सी चीजें सब आपको पता है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी आपका सीए की कंडीशन में हो सकता है, और कोई भी मैलिग्नेंसी है अगर पेशेंट को तो उस कंडीशन में उसका फीवर हो सकता है। हीट स्ट्रोक, लू, अगर आप अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, राजस्थान का टेम्परेचर आप देखे जाए तो ठीक है 45 चल रहा है, दिल्ली का नो डाउट लास्ट 2 दिन को छोड़ करके पहले का देखा जाए तो 42 तक चल रहा था। तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको क्रश इंजरी, अगर आपका ठीक है कहीं से क्रश इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी आपको फीवर हो सकता है। सर्जिकल ट्रॉमा हो जाएगा किसी वजह से, तो सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से भी आपको फीवर हो सकता है। तो ये फीवर के सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से फीवर हो सकता है आपको। अब फिर हम इसके फेजेस की बात करें कि फीवर के कौन कौन से फेजेस होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहले अगर मैं फेज की बात करूं आपके फीवर की, ये तो आपका फीवर हो गया। अब फेज की अगर मैं बात करूं उसकी, तो पहला फेज होता है ऑनसेट ऑफ द फीवर। पहला फेज कौन सा होगा आपका? पहला फेज होगा आपका ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर। कि कौन सा आपका कंडीशन होगा? पहला आपका होगा फेज ऑफ द फेजेस ऑफ द फीवर, ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर, या तो ऑनसेट या इन्वेजन, उत्पत्ति हुई है उसकी फेज की। स्टेज इन विच नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर राइजेस सडनली, अगर सडनली बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी फीवर की कंडीशन। ऑनसेट, शुरुआत हो चुकी है फीवर की, ठीक है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है आपकी कि जिस कंडीशन में आपका ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर हो रहा है। सेकंड स्टेडियम या फेस्टिजियम की कंडीशन कहलाती है आपके, स्टेडियम या फास्टिजियम। सेकंड कंडीशन कहलाती है स्टेडियम, थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं, स्टेडियम या फेस्टिजियम कंडीशन, स्टेडियम या फेस्टिजियम की कंडीशन। कि बॉडी टेम्परेचर रीचेज ऑन मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद में एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के वो क्या कर रहा है आपका स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर के आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लेवल हो गया उसका, 103 जा सकता है, 104 जा सकता है आपका, और यहाँ जाकर के वो कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबल हो गया, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। ये कंडीशन कहलाएगी आपकी स्टेडियम या फेस्टिजियम की कंडीशन कहलाएगी। अब ये नीचे ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, यहाँ तो रहेगा नहीं, तो डिक्रीज होगा धीरे धीरे। तो ये जो कंडीशन कहलाती है कि इस आपके जो कांस्टेंट हो गया है यहाँ पर वीक लेवल पे पहुंच गया, यहाँ से अगर ये डिक्रीज होना कंडीशन होगा तो ये तीसरी कंडीशन में आएगा। ये कंडीशन कहलाएगी आपकी डिक्लाइन फेज कहलाएगी। ये कंडीशन कहलाती है डिक्लाइन या डिफरवेसेंस की बात करते हैं, डिफरवेसेंस की डिक्लाइन या डिफरवेसेंस की कंडीशन कहलाती है। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल पे आने लगता है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी डिक्लाइन। तो तीन फेज होते हैं, ऑनसेट ऑफ द फीवर या इसकी बात करूं मैं इन्वेजन। पहला हमने बात की ऑनसेट या इन्वेजन, उस कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल या सब नॉर्मल से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? राइजेज होना स्टार्ट हो रहा है सडनली, वो कंडीशन कहलाएगी ऑनसेट या इन्वेजन की कंडीशन। सेकंड स्टेडियम या फेस्टिजियम की कंडीशन कहलाती है, तो उसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया और वहां जाकर स्टेबल हो गया, ये कहलाती है स्टेडियम। थर्ड डिक्लाइन फेज डिफरवेसेंस की कंडीशन की आपकी बड़ा हुआ टेम्परेचर डिक्रीज होकर के नॉर्मल पे आ रहा है, वो कंडीशन डिक्लाइन की कंडीशन कहलाती है। तो ये दो तरह से आपका डिक्रीज होगा टेम्परेचर, या तो सडन आपका गिर जाए, ठीक है, या तो आपका सडन गिर के आ जाए कि 103 था वहां से सडन गिर करके नीचे आ गया टेम्परेचर, या फिर पहले ठीक है थोड़ा कम हुआ फिर थोड़ा सा गिर गया फिर गिर गया, इस जिगजैग मेथड से हो रहा है आपका, इस कंडीशन में अगर गिर रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी अगर क्राइसिस, ये कंडीशन कहलाती है, एक कंडीशन होती है लाइसिस, एक क्राइसिस, कि किसी चीज की क्राइसिस हो जाना, कमी हो जाना, क्राइसिस हो जाती है कि देश में ठीक है अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है तो आपके आर्थिक स्थिति डाउन हो गई तो क्राइसिस की स्थिति हो गई, मतलब वहां पर चीजों की अचानक से कमी हो गई है, वो कंडीशन कहलाती है क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। सडन अगर लॉस हो गया आपका टेम्परेचर का तो वो कंडीशन कहलाती है क्राइसिस की कंडीशन। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर अगर तुरंत से नीचे गिर जाता है वो कंडीशन क्राइसिस कंडीशन कहलाएगी, और अगर इस मेथड में आपका जिगजैग मेथड में जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी लाइसिस की कंडीशन कहलाती है। अब क्राइसिस में भी आपको दो चीज से पूछेगा, वो क्वेश्चन जो पूछा गया है यूएस एग्जाम में, एक होता है ट्रू क्राइसिस और दूसरी होती है आपकी फॉल्स क्राइसिस। तो ट्रू क्राइसिस की कंडीशन वो कहलाती है कि जब आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी जो फेशियल जनरल कंडीशन है अगर उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो कहलाएगी आपकी ट्रू क्राइसिस। ये पीएसएन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर जो बीएसएस में एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
ट्रू क्राइसिस। व्हाट इज ट्रू क्राइसिस? कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है और टेम्परेचर आपका सडन डिक्रीज हो रहा है, आपकी जनरल कंडीशन सुधार हो रही है। सेकेंड में लाइसिस की बात करूं अगर आपसे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्लोली टेम्परेचर का डाउन होता है उसका, वो कंडीशन कहलाती है आपकी लाइसिस की कंडीशन कहलाती है। डिक्लाइन ऑफ फीवर, इस कंडीशन में फीवर आपका डिक्लाइन हो जाएगा, ये कंडीशन कहलाती है आपकी क्राइसिस की कंडीशन। तो ये ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारा पसंद आया होगा। नेक्स्ट अपनी ये टाइप्स ऑफ फीवर सेकंड पार्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपकी फेजेस हम लोगों ने देख ली, वाइटल साइंस देख लिए, फिफ्थ वाइटल साइन हम लोगों ने देखा कि फिफ्थ वाइटल साइंस किस कंडीशन में आप फिफ्थ वाइटल साइंस कौन सा मानेंगे, एकदम क्लियरली है और एग्जाम में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो कमिंग आपका दिल्ली अंश होगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आएगा, वो क्वेश्चन सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। लेकिन अगर ये आप लोगों को इजीली अगर समझ में आ सारी चीजें समझ में अगर आई है क्लियरली, तो इजीली क्वेश्चन बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है वो कल अपलोड करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। आज के आगे हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे, फीवर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस कंडीशन में वो देखने को मिलेगा आपका, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज एक बार उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और डेली हमारे वीडियोस एक बार अपलोड होते हैं वो देखते रहिएगा। कोई भी आप सजेशन देना चाहिए, मोस्ट वेलकम आप लोगों का, आप सजेस्ट करते रहिए, कोई भी अगर इंप्रूवमेंट हम लोगों को करना है उसमें करेंगे, कोई इश्यू नहीं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।